तो देखिए पहले ये जानना जरूरी है कि एमसीसीटी जब हम लोग अप्लाई करते हैं, अब फॉर्म तो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। आई थिंक फॉर्म आउट होते हुए सबसे आखिरी दिन कब है फॉर्म फिल करने का? 25 जनवरी तक, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक जितने भी लोग हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, ठीक है। आज का जो मेन सेशन है उसका मेन मोटो है कि आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, टॉपिक के बारे में समझना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन से लेवल का आ रहा था, ठीक है। और ये हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं एमसीसीटी के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, तो एमसीसीटी में हमें ये पता चलता है कि जो पेपर है यार, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पेपर आएगा उसका सिलेबस की अगर बात करें, तो इसमें आपको पहले देखना है सब्जेक्ट कितना है, सब्जेक्ट क्या क्या नाम है। हमारे यहाँ पर एग्जाम में सिलेबस देते समय क्लियर कट लिखा जाता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जा रहा है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये वाला नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब है कोर मैथ्स पूछा जाएगा, वहां पर कैलकुलेशन बेस्ड सवाल नहीं आएंगे। जैसे मैं कहीं ना कहीं ये बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं सर न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है क्या, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है क्या? नहीं यार, वो क्लियर कट क्या लिख रहा है इसमें, मैथमेटिक्स करके सब्जेक्ट आएगा, मैथ्स के साथ में क्या आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, ये वाला सब्जेक्ट है। थोड़ा इन्होंने डिटेल में जाके सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, सिलेबस में कौन सा टॉपिक दिया है, कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर में कौन सा सवाल आए थे। मैथ्स में देते समय एक बताया जाता है कि यार फंडामेंटल आप सभी को आना चाहिए। मैथ्स में अलजेब्रा जो नाम का पहला टॉपिक है, अलजेब्रा के बारे में पूरा पढ़ना है। अब देखो अलजेब्रा नाम का टॉपिक अगर मैं बात करूं, अलजेब्रा कहां पर होता है, कुछ सवाल में कुछ जगह पर आपको 8 स्टैंडर्ड में अलजेब्रा के टॉपिक नजर आते हैं। जैसे अलजेब्रा 8 स्टैंडर्ड में क्या था, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दीज आर द टाइप। बट हमारे एग्जाम में हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में आ जाएगा, डिटेल में आएगा, यानी कैसे आएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, उसके इक्वेशन में आएगा ज्यादातर। तो ये अलजेब्रा आएंगे, तो इसमें अलजेब्रा वाला सभी आ जाएगा। अलजेब्रा के बाद में एक्सपांशन है कि एक्सपांशन वाले इक्वेशन आएंगे, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आता है एक टॉपिक आपको, कि क्वाड्रेटिक वाला जो है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस समथिंग नंबर इज इक्वल टू, उसके रूट्स फाइंड करो, उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद में इंडाइसेस आता है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस नाम का टॉपिक होता है, जैसे सर्ट्स एंड इंडाइसेस में ए रेज़ टू पावर m रिलेटेड ये टॉपिक आते हैं। उसके बाद में लॉगरिथम करके टॉपिक हमें पढ़ना है, लॉगरिथम के साथ में अरिथमेटिक करके दिया है। अब बहुत बार होता है कि क्या है अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक का मतलब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो कहीं ना कहीं जो बाकी जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे एमबी कर रहा है कोई, कोई बैंकिंग कर रहा है कोई, गवर्नमेंट कर रहा है, उनको अरिथमेटिक ज्यादा आता है। हमें अरिथमेटिक आते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है। अरिथमेटिक का मतलब क्या सवाल पूछा जाएगा अरिथमेटिक में, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, जो छोटे छोटे सवाल। मैं भी ये भी दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर में कहां पर अरिथमेटिक आए थे, कौन से टॉपिक पे आए थे। तो अरिथमेटिक आएगा। अरिथमेटिक के बाद में फिर है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में कहते हैं। ज्योमेट्री में बताते समय आपको ज्योमेट्री का जो एनालिसिस बताया जाता है, ज्योमेट्री लाइन एंगल, लाइन एंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल पूरा आ गया। ट्रायंगल के बारे में पूरा पढ़ना है, सर्कल वगैरह सभी ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं। उसके बाद में बताया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज अ प्रोग्रेशन की सीरीज होती है। प्रोग्रेशन में आप अगर देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी की सीरीज जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है। फिर होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें रेशियो कांस्टेंट होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये इनवर्स होती है किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये टॉपिक है, ये देख लेना है। देन इज अ बायनोमियल थ्योरम करके दिया जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और देखिए कहीं ना कहीं जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो, हाँ इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके साथ में और एक टॉपिक जुड़ जाता है जिसके ऊपर ज्यादातर कंटेंट आए हुए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है यार, प्रोबेबिलिटी। अब देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 10th स्टैंडर्ड में है क्या, तो कोई भी बच्चों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का टॉपिक 10th में दिया ही नहीं है। हमें कहां पर होता है, जो बच्चा 11 12th में जाता है उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये वाला टॉपिक अगर मैं बात करता हूं, तो ये टॉपिक आपको प्रोबेबिलिटी 10th और 11th में, 10th में भी दिया है। कैसे 10th में दिया है पता है आप सभी को, ये दिया होगा, एक कॉइन था, कॉइन को टॉस किया, तो बताओ यार क्या आंसर आएगा, टेल चाहिए हेड चाहिए। डाइस था, डाइस को रोल किया, ठीक है, डाइस को रोल करेंगे तो नंबर बताओ, ऐसे सवाल आएगा। डाइस के ऊपर कार्ड आता था, प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड है, बताओ। तो ये सब कुछ सवाल उसी में आता है। आगे मैं बैच की बात करूंगा, बट खाली सिलेबस बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जिस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। और कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा, रिसेंटली पल्लव सर यही टॉपिक कंडक्ट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सबसे अहम है। मैं अभी के लिए टॉपिक आप देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसने पूरा डिटेल में दे दिया कि कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, कैसे आएगा। सबसे ज्यादा सवाल आपको इस टॉपिक पे नजर आने वाला है। 4 to 5 सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है पूरी तरह से। तो ये एक मैथ्स का है। उसके बाद में बढ़ता है नेक्स्ट के ऊपर, मैथमेटिक्स में फिर आ रहा है अरिथमेटिक। जैसे देखो अरिथमेटिक में हम लोगों ने बात किया था, अरिथमेटिक का मतलब होता है क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, टाइम एंड वर्क, ये सभी के सभी टॉपिक अभी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी बैच कहां पर चल रही है, तो आपको मिलेगा कि यार ये बैच जो है ना मॉर्निंग में कितनी बजे चल रही है, 10:30, सॉरी कितने बजे नजर आ रही है मॉर्निंग में, ये 12 PM को हो रही है आजकल, ना 12 से लेके 1:30 में। बट करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर आगे बात करता हूँ। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड अरिथमेटिक पार्ट ये आएगा। उसके बाद में सेट, हाँ बेसिक सेट थ्योरम वगैरह आता है फंक्शन के बारे में। एंड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब होगा, मेंसुरेशन में बनाते समय ज्यादातर सवाल आएंगे कि सिलेंडर, कोन, सिलेंडर होता है कि नहीं, सिलेंडर है, कोन है, स्पीयर है, हेमिस्फीयर है, इनके ऊपर ज्यादातर कंटेंट आएंगे। ये एज इट इज सिलेबस गवर्नमेंट का जो कॉपी है वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो मैं खाली उधर पहले सिलेबस दिखाता हूँ, फिर एनालिसिस पे आता हूँ, ठीक है। उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट, ये अलजेब्रा वाला वही हम लोगों ने यहाँ पर दिया था। देखिए अब आता है रीजनिंग सब्जेक्ट। हाँ, अगर मैं ध्यान से रीजनिंग की तरफ देखूं, तो मेरा जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है उसमें क्लियर कट लिखा गया है लॉजिकल एंड कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। वैसे रीजनिंग के टाइप्स अगर देखा जाए, अगर आप रीजनिंग के टाइप्स को पढ़ते हो तो आपको पता है रीजनिंग के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है वहां पर वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल नॉर्मल में बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एक एक दो दो नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल का बहुत आएगा। फिर होता है क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल का मतलब स्टेटमेंट में चल रहा है सभी के सभी। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। तो ये सबसे ज्यादा आने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, तो हम लोग अगर चलते ये टॉपिक आएगा। फिर उसके बाद में इंग्लिश, इंग्लिश में खाली ग्रामर ओरिएंटेड सवाल आए हैं। इंग्लिश को लिखा गया इंग्लिश कॉम्प्रेशन एंड वर्बल एबिलिटी। जितने भी सवाल है उसमें पैसेज कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, सिंगल लाइन ओरिएंटेड सवाल आए हुए हैं। जब आप पेपर देखोगे यहाँ पर कुछ कंटेंट उन्होंने क्लियर कर दिया कि यार क्वेश्चन जो आएंगे वो बेसिक ग्रामर पे होंगे। यानी आप जब इंग्लिश का पेपर देखोगे ज्यादा से ज्यादा ग्रामर ओरिएंटेड ही रहेगा। और ग्रामर में वोकेबुलरी पूछा जाएगा, कॉम्प्रेंसेशन पूछा जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आया हुआ है, वर्ड फ्रेजेस आया हुआ है, जंबल पैराग्राफ करके आया हो। व्हाट इज मीन बाय जंबल पैराग्राफ, जंबल पैराग्राफ का मतलब होगा कि 5 लाइन दी है, 5 लाइन को अरेंज करके पैसेज बना दो। अब 5 लाइन दी है, अरेंज करके पैसेज बनाएंगे। 2 टाइप के होते हैं जंबल पैराग्राफ, एक क्या होता है स्टोरी वाला है। अब स्टोरी का तो एक पता होता है ना, स्टार्ट करेगा, बीच में कोई कहानी सुनाएगा और लास्ट में कंक्लूजन देगा। एक होता है कौन सा, फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड कहां से पढ़ना है, न्यूज़पेपर से आपको पता चलेगा। तो ये एक सिलेबस है। फिर हम लोग आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पता होगा कौन सा, कंप्यूटर कंसेप्ट। और कंप्यूटर कंसेप्ट में बेसिक आएगा। देखो मैं डिटेल में उसी सब्जेक्ट को पहले बताऊंगा जो मैं पढ़ाता हूं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो इतने बाकी सब्जेक्ट है उसमें आपको कंसर्न फैकल्टी उनका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। कंप्यूटर में बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बेसिक आए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा सर कंप्यूटर का जो लेवल आया था ना, वो एमएससीआईटी से थोड़ा सा उसकी मिलता जुलता है, ठीक, इतना बेसिक होता है। तो कंप्यूटर में आता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि जो कंप्यूटर का सिलेबस के बाद में जो एग्जाम का पैटर्न है उसके ऊपर आते हैं। देखो एग्जाम का पैटर्न सभी को पता होना चाहिए, यहां से आपको नोट्स भी बनानी है। ये सिलेबस बाकी का नहीं लिखा, ये पहले देखिए। एग्जाम जब जाएंगे, एग्जाम में अगर हम लोग जाएंगे, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये पहला सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 30, ठीक है। मार्क पर क्वेश्चन कितना है, 2 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया, 60 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स का हमें मैथ्स है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमें लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दिया है, 30 क्वेश्चन, डबल मार्क्स, यानी 60 मार्क्स यहां पर भी कवर किए गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमें इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश या आप वर्बल एबिलिटी इसे कह दो। 20 क्वेश्चन है, डबल मार्क्स दिए, 40 मार्क्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, यानी डबल डबल करते हुए। कंप्यूटर करके नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है। फिर कंप्यूटर में हमें दिया गया 20 क्वेश्चन, डबल मार्क्स के हिसाब से 40, यानी कुल मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कंटेंट आपके सामने होंगे 100। यानी क्वेश्चंस अगर होते हैं 100 है, मार्क्स दिया गया है 200 मार्क्स यहाँ पर है। और हर एग्जाम, जो हमारी एग्जाम है, देखो प्लस पॉइंट, कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं एमसीए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग था,
ठीक है, मतलब 2022 के आसपास एमसीए जब एग्जाम कंडक्ट करता था पूरा निगेटिव मार्किंग चलता था, लेकिन अभी 2 साल से निगेटिव मार्किंग पूरी तरह से निकाल दिया गया है। क्यों निकाल रहे हैं पता है? बिकॉज आने वाले टाइम में क्या हो रहा है ना, आईटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और टेक्नोलॉजी बढ़ने के लिए बहुत कॉमन लोग आते हैं। अब ये नहीं है एमसीए के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि खाली बीसीए वाले स्टूडेंट करे, या किसी का कंप्यूटर में कुछ कोई भी कर सकता है। यानी आपका कॉम्पिटिटर कौन बनेगा? आर्ट्स वाला बंदा भी बन सकता है, जिसका आर्ट्स एजुकेशन हुआ वो भी आपके साथ में कॉम्पिटिटर बढ़ सकता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा तय किया कि अगर मैं कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट आगे चल के आईटी में काम करना चाहता है, आईटी फील्ड में जॉब करना चाहता है, तो 2 रास्ते आईटी में एंटर करने के लिए। या तो क्या हो जाए, उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, उसने कहीं तो बीटेक किया होगा, बीई किया होगा, दैट टाइम उसको आईटी में जॉब दे सकते हैं। लेकिन मान लो 11-12 में मौका ही नहीं मिला, पता नहीं था इंजीनियरिंग करना था या आईटी में कोई जॉब था, दैट टाइम गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, आप एमसीए की डिग्री लेके भी आईटी में एंट्री कर सकते हो। एमसीए की डिग्री इज इक्विवेलेंट टू द बी की डिग्री है आज के डेट में। अगर कोई पर्सन बी करके जाता है और ये एमसीए करके जाता है, तो एमसीए इक्विवेलेंट टू बी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इसको ले ले तो आगे वो पूरा आईटी फील्ड में जा रहा है। तो अभी देखना है कि टोटल क्वेश्चन 100 है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, और टाइमिंग जो दिया जाएगा वो कितना होगा? 90 मिनट। 90 मिनट ये हमारे पास टाइम है, यानी 1.5 आवर। और आप जब एग्जाम में जाओगे तो 1 घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वहां से आपको 2.5 आवर वहां पर बैठना ही पड़ेगा। ये वाला रिपोर्टिंग है, इंग्लिश में ही पेपर होगा, हिंदी वगैरह लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं सीरीज वाला पैटर्न है। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें आप चेक करोगे कि इतना मार्क्स है, ब्लड रिलेशन 4 और ये 6 तक ज्यादा जा रहा है। अब 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर ही बन जाते मेरे पहले स्लॉट में। अगर मैं जाऊंगा 10 क्वेश्चन 2 टॉपिक से मिल गए, 10 क्वेश्चन 2 टॉपिक से करेक्ट कर दिए, 20 मार्क्स का स्कोर था वहां पर। ठीक है, तीसरा टॉपिक इज द कॉल्ड इज अ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितने क्वेश्चन है? एक जगह पर 4 है, एक जगह पर 3 है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते समय उसके बहुत सारे लेवल है। मैं पहले लेवल बताता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे ने पढ़े भी होंगे, मैं मानता हूँ, हमारे क्लास में हुआ है, कुछ बच्चे बाद में पढ़ने वाले हैं, ऐसे भी। कोडिंग डिकोडिंग का पहला होता है बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट का एक चार्ट बनेगा, उसके ऊपर सवाल। दूसरा होता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, यानी पूरा पैसेज दिया उसको सॉल्व करो सर। हाँ, पैसेज दिया, उसके बाद में पैसेज के बाद में तीसरा होता है कि पैसेज में अल्फाबेट आ रहा है, वर्ड भी आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स पैटर्न। बहुत डिफिकल्ट आएगा सर, समझ नहीं आ रहा। और एक होता है कंडीशन कोडिंग डिकोडिंग। आप जब सीटी का पेपर देखोगे, कोडिंग डिकोडिंग में 4-5 टाइप है, सीटी का पेपर देखोगे तो नजर आएगा खाली टेबुलर वाला ही आया है, बाकी कुछ भी नहीं आता सीटी में। चाइनीज नहीं आता आपको। चाइनीज किसको आएगा सर? मुझे चाइनीज कब मिलेगा? तो जब मैं निमसेट की एग्जाम दूंगा तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा तो दैट टाइम आएगा। सीटी में एकदम सिंपल कोडिंग डिकोडिंग है, जिसका मतलब सीटी में कैसे देगा पता है? कुछ सवाल ऐसे जैसे डियर का मतलब एडर, हाँ ऐसे कुछ तो दे दिया, तो बताओ मेड का मतलब क्या था? अब यहाँ पर देखने वाला बंदा ये देखेगा क्या डियर का मतलब एडर दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ दोनों में होगा ना, रिलेशन होगा कि नहीं इसमें। तो ये क्या कर रहा है, इसी लेटर को आजू बाजू घुमा फिरा के लिख रहा है, तो सेम इसमें ही लिखना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इज अ सिंपल कोडिंग डिकोडिंग। कभी कभार क्या कहेगा, ये समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा है? यहाँ पर डी इधर लिखा, ये इधर लिखा, ए आगे चला गया, आर इधर चला गया, तो आर लास्ट में था तो ई अपना एज इट इज होना चाहिए। पहला लेटर कौन सा आएगा? तो पहला लेटर थर्ड आना चाहिए सर। इसके बाद में क्या आना चाहिए? फिर एम आना चाहिए, उसके बाद में ये आना चाहिए। मतलब दिखाना बस ये है मुझे, एक ऐसा आएगा। दूसरा क्या आए थे, तो कुछ एग्जाम में ऐसे दे दिए। फिर क्या आया था, जैसे मान लो ये सवाल था ऐसे कुछ, ए का मतलब है 1, ए का मतलब है 1, ठीक है। उसके बाद में कैट का मतलब 24 है, ठीक है। तो बैट का मतलब कितना आएगा? बैट का मतलब कितना आएगा? दैट इज कॉल्ड एज अ कोडिंग डिकोडिंग। हाँ सिंपल। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या पता होना चाहिए? टेबल पता होना चाहिए ना, अल्फाबेट का टेबल पता है तो ही तो सॉल्व। ए का मतलब 1 पता है मैं, सी का नंबर होता है 3, और ए का 1 मतलब 4, और टी का कितना 20, कितना 24, बी का नंबर कितना 2, ए का नंबर कितना 1, तो कितना होगा 23। तो 23 इज तो यहाँ पर ऐसे नंबर आए थे। तो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है, देखो मैं कोडिंग डिकोडिंग मैंने कुछ बैच में पढ़ा दिया, मैं मानता हूँ मैंने पढ़ा है, ये वर्बल से लिया गया है। हाँ, अगर आप सीटी दे रहे हो यही पढ़ना है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन पेपर के साथ बताऊंगा आपको मैं, लेकिन मैं निमसेट दे रहा हूं तो मुझे कोडिंग डिकोडिंग एकदम डेप्थ में जाके पढ़ना है, हर लेवल को चेक कर लेना है, क्योंकि निम सेट में इसका लेवल पूरी तरह से बदल जाएगा। तो कोई टॉपिक पढ़ते सर, अब मान लो कि सर मेरे कोडिंग डिकोडिंग आया था एग्जाम में, लेवल डेप्थ में ही जाके पढ़ लो। हो सकता है कि आपके स्लॉट में थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, तो उसमें जाके पढ़ना है, बट रेफर करना है 10 साल का क्वेश्चन पेपर। तो ये वाला टॉपिक है, लिखिएगा कोडिंग डिकोडिंग लिखा आप लोगों ने?
ठीक है, लिखिए कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक। देखो नोट्स थोड़ा बनाना, मैं ऐसे कर सकता हूँ पीपीटी सेंड कर दिया, वो मजा नहीं आएगा, पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। पहला टॉपिक ब्लड रिलेशन, रात में भी पूछा, सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर हो जाती, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी इस क्लास में हुआ होगा एक बार, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग यार। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग इस स्लॉट में देखो मैंने कुछ बैच में पढ़ा दिया है, मैं पहले क्लियर बता रहा हूं। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में 2 सवाल यहां पर आए थे और इस स्लॉट में 0 नजर आ रहा है। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में 2 टाइप होते हैं, पैसेज वाला होता है, लेफ्ट राइट वाला होता है। तो सर हमारे सीटी में कौन सा आएगा? पैसेज वाला नहीं दिया है। ठीक है, कौन सा दिया है? ए नाम का पर्सन लेफ्ट से 15 पे है, फिर वो राइट से 16 पे है, तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो कितने थे? ठीक है, तो ए को डबल डबल काउंट कर रहे हैं कि नहीं, इधर भी काउंट कर रहे उधर भी काउंट कर रहे, दोनों की एडिशन करके माइनस कर दो। ए नाम का पर्सन यहां से है, बी नाम का पर्सन यहां से है, इन दोनों में इतने लोग हैं, बताओ यार कितने लोग हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट जो अब पढ़ा होगा आपने, तो ये आपको पता है कि ये एक आएगा। ठीक है, तो यही आपको सबसे ज्यादा आने के चांसेस। और कभी कभार आ गया सर पैसेज वाला, तो कैसे कहेगा? ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन समथिंग, और फिर अरेंज करो और फिर सीक्वेंस बताओ। ठीक है, दैट इज ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग। तो देखिए आप जब सिलेबस देखोगे या क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो ये जरूर चेक करना कि ऐसे टॉपिक आपकी क्लास में हुए हैं या नहीं हुए या होने वाले होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कौन सा? डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। अब देखो डायरेक्शन सेंस में जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैंने टीच किया होगा, तो मैंने डायरेक्शन सेंस के 3-4 टाइप बनाए थे हम। वन इज द बेसिक डायरेक्शन सेंस, अनदर इज अ पैसेज बेस्ड डायरेक्शन सेंस, तीसरा था कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ड। अब देखना आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग कभी नहीं आता, पैसेज वाला सीटी में कभी नहीं आता, बेसिक वाला आता है सीटी के लिए। लेकिन मैं निम सेट दूंगा तो मुझे पूरा डिटेल में पढ़ना है, नहीं तो बाकी के सॉल्व करने में कोई मतलब कोई सवाल जरूरी नहीं है। सीधा बेसिक वाला डायरेक्शन सेंस एक एक क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, बेसिक डायरेक्शन सेंस यानी क्या है ना, ये 4 डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, उसी के ऊपर घुमाएगा। एक पर्सन अपने घर से निकला, नॉर्थ की तरफ चलेगा, फिर राइट टर्न गया लेगा, लेफ्ट टर्न लेगा, इतना ही सवाल पूछा गया है। तो ये वाला सवाल यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट, आपने नोट्स बना रहे होंगे, ऐसे में बात करके चल रहा हूं मैं, फाइनली कंक्लूजन बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। लेटर सीरीज इज द सेम, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इज द सेम लेटर सीरीज का कंसेप्ट। ठीक है, जो अभी मैंने ए बी सी डी लिखा के उसमें फिल इन द ब्लैंक करेगा। ठीक है, और एक आया था देखो इसमें लेटर सीरीज में, और एक सवाल था, कुछ स्लॉट में ऐसे भी आ गए, जैसे ए बी फिर स्पेस, फिर ऐसे ऐसे स्पेस स्पेस आते हैं कि नहीं बीच बीच में, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिसिंग सीरीज, मिसिंग अल्फाबेटिकल सीरीज। हाँ, लेटर लेटर दिया है फिर मिसिंग कर रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। तो सर ये सभी टॉपिक कौन से बैच में दोबारा, मतलब मॉर्निंग में भी हुआ है? ये वाले टॉपिक ज्ञानेश्वर सर करके रीजनिंग में कंडक्ट करेंगे आने वाले 15 से। 4 बजे की बैच है, पूरा का पूरा लगा रहा हूँ। हाँ, इवनिंग में 4 बजे की बैच है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जिन्होंने मेरी बैच कंडक्ट किया है तो वो तो ठीक है, वो कंप्लीट ही हो गया। दोबारा हम लोग लेके आ रहे हैं दोबारा एब्स्ट्रैक्ट, हाँ 4 बजे की बैच में। कब? 15 तारीख से लेके, हाँ यहाँ पर। फिर ये टॉपिक है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा। क्या था? ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज, टाइप नंबर कितने थे उसमें, टाइप बताता हूँ मैंने टाइप क्या क्या पढ़ाया था। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अ बेसिक इनइक्वलिटी, सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज अ मिसिंग इनइक्वलिटी, एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज अ कोडेड इनइक्वलिटी। कोडेड नहीं पढ़ना है, अगर मैं सीटी दे रहा हूं तो मुझे कोडेड आएगा नहीं, लेकिन मैं सर निमसेट देना चाहता हूँ तो कोडेड पढ़ना। ठीक है, मतलब कैसे ना, सब कुछ पढ़ना। अगर मेरा सीटी तक लेवल है तो मेरा बेसिक आएगा। आप खुद कहोगे कि सर क्लास में इतना डिफिकल्ट पढ़ा है, बहुत बेसिक आया था, बहुत ही बेसिक है रीजनिंग का पेपर। ठीक है, उसके कौन सा मिसिंग आएगा? मिसिंग 2 लेवल आएगा, कोड इनइक्वलिटी में 2 लेवल, मैं लेवल के साथ लिख देना, वन इज कॉल्ड एज अ बेसिक, अनदर इज कॉल्ड एज अ मिसिंग। हाँ, और तीसरा क्या था उसमें? कोडेड। तो कोडेड नहीं आएगा अगर मैं सीटी दे रहा हूं। कोडेड किसको आएगा? निमसेट। निमसेट के समय में दोबारा एनालिसिस बताऊंगा, अभी हम लोग खाली निम सी सीटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद में ये टॉपिक है कौन सा यार? क्लॉक। ये क्लॉक करके एक टॉपिक है। ओके सॉरी, क्लासिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डायग्राम दी जाती है आपके पास। हाँ, डायग्राम। जैसे अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ट्राइंगल, यहाँ पर स्क्वायर, फिर है रेक्टेंगल, फिर है ये रोम्बस, फिर है ट्रेपेजियम। हाँ, तो इनमें से अलग क्या है ये बताना है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन। कौन सा है? ट्राइंगल। व्हाई इज अ ट्राइंगल यार, क्यों ट्राइंगल है? हाँ, ट्राइंगल को 3 साइड है, बाकी सभी में 4 साइड है, दैट इज अ क्लासिफिकेशन।
ये डायग्राम में आ जाता है क्लासिफिकेशन। तो सवाल कितने आते हैं? एक ही आता है, एक से ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद में क्लॉक करके टॉपिक है, इसका वेटेज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। लेकिन अगर मान लो ये टॉपिक अगर लास्ट 2023 से कंपेयर करूँ ना, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, क्लॉक कैलेंडर नाम के टॉपिक। तो ये एक आता है, क्लॉक में दिन कितने बजे है, कि मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, दीज आर द टॉपिक। हाँ, उसके बाद में लॉजिक एंड वर्क डन। तो इसमें कोई भी पैटर्न मिसलेनियस जैसे आपको एग्जाम में नजर आने वाले हैं। ठीक है, लॉजिक एंड वर्क डन। हाँ, लॉजिक एंड वर्क डन लिखा। ठीक है, चल तो आगे बढ़ जाऊं। क्लियर? ये पीडीएफ मैं सेंड करूंगा, बट प्रॉपर नोट्स बना। मुझे क्या चाहिए, देखिए, मैं जब भी आपकी बैच लूंगा, मैं आज आपको एनालिसिस लिखा के दे रहा हूँ, आगे कभी भी लिखा के नहीं दूंगा। बट मैं रोज पेपर सॉल्व करिंग के पहले पूछूंगा। जैसे अब मान लो मुझे आज आपका पेपर सॉल्व करवाना है, तो मैं आते समय पहले बताऊंगा टॉपिक के नेम बताओ। सभी ने एकदम बोलना है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसका उसका, तब जाके आप सही बात पे हो या नहीं हो ये पता चलेगा। आप ऐसे तो नहीं आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो जो एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो फिर तो आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, कि जिसमें कोई आता ही नहीं है। जैसे मैं अभी एक बैच में, मॉर्निंग की बैच है मेरी, उसमें मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल निम सेट में आएगा, सीटी में नहीं आएगा। निम सेट में आएगा, सीटी वालों को निम सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, आएगा तो बहुत ही कम। पढ़ना ही नहीं है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो गोल क्लियर होना चाहिए ना, मुझे किस पे काम करना है ये देखना है। उससे अच्छा तो उस समय का टाइम लगा कि मैं मैथ्स को सॉल्व करूं। और फिर किसी को लग रहा होगा सर सीटी में, अगर अभी आप कह रहे हो बाद में नहीं सर, बाद में तो पढ़ेंगे ना, अगर जल्दी बाद में है, अभी तो पहले इसी के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसको एज लॉजिकल वेन डायग्राम, कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया होगा। लॉजिकल वेन डायग्राम मैंने लिया था आपके बैच में, देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम में पता है, हाँ कौन सा, चलो महाराष्ट्र इंडिया पुणे, महाराष्ट्र इंडिया पुणे, तो क्या कर रहे थे यार, पुणे अंदर बनेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर इंडिया। तो दैट इज व्हाट सिलोजिज्म। ठीक है, इतना सिलोजिज्म बस, सॉरी ये लॉजिकल वेन डायग्राम ऐसे आता है। ठीक है, उसके बाद में वर्ड कोडिंग, वर्ड वाला। वर्ड कोडिंग क्या है सर? वर्ड कोडिंग का मतलब ये देखिए कैसे आता था। वर्ड कोडिंग के बारे में बताता हूँ, समझे। इंडिया, हाँ, या इंडिया के बारे में नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, इंडिया नहीं लिखता हूँ। कंट्री, कंट्री, प्रेसिडेंट। कंट्री का आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पता है, कंट्री का मतलब प्रेसिडेंट, तो स्टेट का मतलब क्या? कंट्री का मतलब प्रेसिडेंट, तो स्टेट का मतलब क्या? व्हाट इज द आंसर? ये होता है वर्ड कोडिंग, कि आपने इसका रिलेशन इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो इसका रिलेशन क्या आएगा फिर। ठीक है, वर्ड कोडिंग को एनालॉजी भी कहा जाता है। कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा? गवर्नर इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट का मतलब हम लोग अगर कंट्री को प्रेसिडेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। हाँ, उसी प्रकार के स्टेट का पहला सिटीजन कौन होता है? गवर्नर। मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो त्यांना? मराठीमध्ये काय म्हणतात? राज्यपाल। ठीक है, दैट इज द कॉल्ड। तो ये वर्ड कोडिंग यानी खाली एक आएगा। फिर मिसलेनियस में बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे, मतलब जो भी एग्जामिनर को लगा कि देखिए ऐसे कुछ टॉपिक होता है टेस्ट ऑन अल्फाबेट नाम के, तो मिसलेनियस के नाम पे आते हैं। मिसलेनियस का मतलब क्या हुआ, कि मिसलेनियस में ऐसे कंटेंट आ जाएंगे कि जो अल्फाबेट्स वाले सब कुछ आ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक दे दिया चेयर, तो हाउ मेनी वर्ड इन द चेयर एज बिन द अल्फाबेट्स, यार कैसे कितने, नहीं नहीं, क्या ऐसे सवाल आएगा। ये टाइप भी था, टेस्ट ऑन अल्फाबेट नाम का टॉपिक, उसमें लिया था, उसमें लिया जाता है चेयर वर्ड है कि नहीं। तो अल्फाबेट जो होता है उसमें कितने वर्ड है जो चेयर में नजर आ रहा है। अब मैं अल्फाबेट का चार्ट देखूं, अल्फाबेट का चार्ट देख के समय पता चल रहा है ए के बाद में, देखो आप अल्फाबेट को कैसे लिखते हो, ए बी सी डी ऐसे लिखते हो कि नहीं। तो मान लो सी है कि नहीं, सी के बाद में डी, ई, एफ, जी, कोई आ रहा है क्या? नहीं आ, कोई नहीं आया। फिर एच से बाद में आगे, एच के बाद में ये आ सकता है क्या, बताओ। एच के बाद में नहीं नहीं नहीं, एच के नॉर्मली देखिए एच के बाद में क्या आता है, व्हाट इज द एच, एच के बाद में क्या आता है? एच आई जे, तो आई यहां पर आना चाहिए, नहीं आएगा, ए के बाद में नहीं आएगा। तो ये कोई नंबर बनता है कि नहीं, ऐसे देखना है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिसलेनियस। तो ये वाले टाइप मिसलेनियस में आते हैं। फिर आता है बेसिक मैथ्स, यानी एक स्लॉट में मैथ्स करके आया था। वैसे देखा जाए तो अरिथमेटिक मैथ्स का सवाल क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आना चाहिए, मैथ्स में आना चाहिए। बट आप कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व करोगे सर मैथ्स का रीजनिंग में दिया, और मैथ्स का रीजनिंग में कौन सा दिया पता है? जो बेसिक वाला होता है। बेसिक मैथ्स का एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर क्या करता है कि यहां पर बेसिक मैथ्स यानी कौन सा, बॉड मास वाले सवाल आने चाहिए, बॉड मास वाले सवाल।
खाली बॉड मास पता है आप सभी को, यानी कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज। फिर ये एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये अरिथमेटिक मैथ्स का है, बट यहाँ पर सवाल कितने नजर आ रहे हैं, 1, और बेसिक मैथ्स के ऊपर कितना है, 7 है। तो बेसिक मैथ्स पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है, लिखा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, अरेंजमेंट नाम का है। अरेंजमेंट का मतलब होता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में देखिएगा इसमें कितने सवाल है, 1। तो सीटी में सीटिंग अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, खाली सिंपल सा आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, पढ़ना ही नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट ना, ठीक। फिर है टेस्ट ऑन अल्फाबेट या अल्फाबेट टेस्ट, इसके ऊपर 1 है। फिर यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट एंड विजुअल लॉजिक। एब्स्ट्रैक्ट एंड विजुअल लॉजिक यानी डायग्राम ओरिएंटेड आएगा, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, या डायग्राम ओरिएंटेड कंटेंट आएंगे, जिसमें 1 है यार। फिर उसके बाद में डेज करके दिया है, डे में यहाँ पर दिया है कितना है, देखो डेज का मतलब होता है क्या, डे, व्हाट इज मीन बाय डे, डे का मतलब क्या होगा, नहीं नहीं, टॉपिक क्या होगा, डेज का मतलब टॉपिक कहां से होगा, कैलेंडर, हाँ कैलेंडर, कैलेंडर इज अ डेज, हाँ कैलेंडर, कैलेंडर के ऊपर है, यहाँ पर 1 है। और ये है सिलोजिज्म, देखो सिलोजिज्म का यहाँ पर अगर बेटा देखा जाए तो सिलोजिज्म का नहीं, सिलोजिज्म का अगर वेटेज देखा जाए तो कितना है, 1 ही है, ठीक है। लेकिन लास्ट 2023 का पेपर अगर आप उठाओगे, उसके पहले 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे दिया गया, तो एक अलग, नहीं नहीं अलग अलग है। सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम में डिफरेंस क्या है, देखिए पहले, सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन फाइंड करना है। वेन डायग्राम का मतलब है 3 वर्ड देगा, आपस में रिलेशन दिखा दो, ठीक है। मतलब 3 वर्ड ऐसे मान लो, केमिस्ट्री, ये लिखा था ना उस दिन, फिजिक्स, साइंस, ऐसे दे देगा, बताओ यार कौन सा सही है। फिर हम लोग देखेंगे साइंस बहुत बड़ा है, फिर केमिस्ट्री और ये अलग अलग होना चाहिए ऐसे। और सिलोजिज्म में अभी हमारा सिलोजिज्म ही चल रहा है, उसमें क्या करें, स्टेटमेंट देखते हैं फिर आंसर बताते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट। आपको लग रहा होगा सर सिलोजिज्म तो आप बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो, तो वो आएगा क्या, नहीं उससे सिंपल ही आएगा। लेकिन क्या भरोसा कि आपके इसमें सिंपल आ गया, एक को डिफिकल्ट आ गया। तो जो भी टॉपिक का नाम दिया है डेप्थ में जाके पढ़ लेना, मतलब हमें आउट ऑफ आउट चाहिए, ये हमारा मेन गोल है। तो ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसको नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो यार, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी ये मैथ्स में आना चाहिए, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं रीजनिंग में एक आधा प्रोबेबिलिटी दे दिया था, तो 1। इसका प्रॉपर मैथ्स में आएगा, प्रॉपर मैथ्स में है। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब भी सिलोजिज्म या स्टेटमेंट वाले होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब कैसे, देखो अब आगे आपको ऐसे स्टेटमेंट सवाल आएंगे। एक स्टेटमेंट शायद मैंने क्लास में रीड किया था, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप आंसर देने की कोशिश करना, ये मेरा फेवरेट है। स्टेटमेंट कैसे होता है, देखिए आप सुनिएगा, फिर आंसर देने की कोशिश करना, 2 मिनट यार, लिखना मत। इन्फेरेंस स्टेटमेंट क्रिटिकल, ये ऐसे आता है, शुड द नॉन वेजिटेरियन फूड बी टोटली बैन इन अवर कंट्री। वो क्वेश्चन मार्क दे रहा है कि क्या नॉन वेजिटेरियन फूड हमारी कंट्री में टोटली बैन करना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है, आप डिसाइड करो। अब 2 आर्गुमेंट देंगे, 2 आर्गुमेंट देगा। पहला आर्गुमेंट कह रहा है यस इट इज एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर बियॉन्ड द मोस्ट ऑफ द पीपल इन अवर कंट्री। हाँ बैन करना चाहिए, क्यों बैन करना चाहिए कह रहा है वो, क्योंकि महंगा है और लोगों के बजट के बाहर है, बैन कर दे। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, नो। 2 ही स्टेटमेंट देगा, दूसरा कह रहा है नो, नथिंग शुड बी बैन इन अवर डेमोक्रेटिक कंट्री। वो कह रहा है नहीं बैन करना चाहिए, क्यों, हमारे देश में कोई भी चीज बैन नहीं कर सकते। आंसर क्या दोगे आप सोचिए, ऑनलाइन में देखिए, हाँ प्राचीन का कहना सेकंड, हाँ क्या आंसर दोगे, सेकंड देंगे, ओके सभी ने आंसर देना है, हाँ। आदित्य इनका कहना पहला आएगा, हाँ पढ़ाया नहीं है अभी, आगे तो पढ़ाऊंगा ना, अभी के लिए तो आंसर दे सकते हैं ना यार, अभी थोड़ी पढ़ा है। ओके श्रेया इनके ना, श्रेया मतलब श्रेया, जितने लोग पहले कह रहे हाँ सर बैन कर दो ना, हम लोग थोड़ी खाते हैं ठीक है, कोई तो खाता, ठीक है होता कि नहीं। बट एक बात समझेगा, आप जब ऐसे सवाल सवाल करते हो पहले देखना यार प्रैक्टिकल है क्या बैन करना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बैन तो नहीं कर सकते। अब बैन नहीं कर सकते यानी पहला आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी डिसाइड कर हमारे बिहाइंड के बाहर है, गलत हो सकता है। फिर दूसरा कह रहा है सर, दूसरा नथिंग, नो नो नो, नथिंग शुड बी बैन इन आवर कंट्री। नो सही तो था, लेकिन उसके आगे जो रीजन बताया था नथिंग बैन इन आवर कंट्री, ये गलत है। ये क्या कह रहा है, नहीं, बट क्यों, क्योंकि कुछ भी बैन नहीं कर सकते, तो फिर तो ड्रग्स भी बैन नहीं कर सकते। हाँ हुआ कि नहीं, लेकिन आज के डेट में ड्रग्स बैन है कि नहीं, कोकिन वगैरह जो भी कुछ तो मेडिसिन बैन होगा, तो इसका मतलब है दोनों भी क्या थे, रॉन्ग, ठीक है। तो दैट इज अ इन्फेरेंस, हाँ मतलब वो ऐसे स्टेटमेंट वाले आएंगे, 99% बच्चे इसमें गलत करते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 सवाल आपके एग्जाम में नजर आते हैं। ठीक है, देन इज अ वर्ड ऑर्डरिंग। वर्ड ऑर्डरिंग सबसे बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट वे इज द वर्ड ऑर्डरिंग। व्हाट इज द वर्ड ऑर्डरिंग? इसमें इस स्लॉट में 3 आ गए, इसमें 0 दे दिया। डिक्शनरी पता है, आज हम लोग डिक्शनरी यूज नहीं कर रहे, आज का जो जनरेशन है कभी डिक्शनरी नहीं देखता। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि लोग डिक्शनरी परचेस करते थे, फिर उसमें शब्द देखते थे और फिर वहां पर आंसर बताते थे। और डिक्शनरी देखने का एक मॉड्यूल हुआ करता था। आप जानते हो डिक्शनरी कैसे देखी जाती है? पहले लेटर, फिर दूसरा प्रेफरेंस, फिर तीसरा प्रेफरेंस, है कि नहीं? तो सेम इस सवाल में कैसे आया था, डिक्शनरी पैटर्न इज कॉल्ड एज अ वर्ड ऑर्डरिंग। ठीक है, यानी 3-4 लेटर है, जैसे मैं अभी के लिए एक छोटा सा लिख देता हूँ। ठीक है, आम, एमएनएस, ठीक है, बीजेपी, लिख सकता हूं ना यार? ठीक है, बताओ क्या, कैसे अरेंज करेंगे? क्या करेंगे आप बताओ यार, थोड़ा सा डिक्शनरी पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, हाँ मतलब पहले ये लगे, अभी के लिए तो ऐसे ही लगा दो। ठीक है, पहले ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे और फिर ये लगाएंगे। अब क्यों ऐसे लगा सर? क्योंकि अल्फाबेट है वो, तो अल्फाबेट कहता है पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग, वर्ड एनोलॉजी, वर्ड ऑर्डरिंग। तो सिंपल इज द, आपको अल्फाबेट्स अगर पता है तो डायरेक्टली बना सकता है। और नेक्स्ट जो अभी मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, वही टाइप है। मैंने अभी स्टेटमेंट आर्गुमेंट बताया था, उसके टाइप है। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन पे आता है। कंक्लूजन का मतलब एक फाइनली आपको ऐसा आंसर देना है जो उसका लास्ट तक बना रहे। ठीक है, एक मिनट देखता हूँ, एक छोटा सा कंक्लूजन बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, और आजकल ये न्यूज में भी चल रहा है, तो एग्जाम्पल ही उसी प्रकार से लूंगा। स्टेटमेंट दिया जाएगा, नीचे 2 कंक्लूजन होंगे, सही वाला टिक टिक करना है। स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ऐसे था, ट्रिपल यूर मनी, ट्रिपल यूर मनी, पैसे को क्या कर दो, 3 गुना कर दो। इन अ 5 मंथ, इन अ 5 मंथ एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि अपने पैसे को 3 गुना कर दो, कितने मंथ में, 5 मंथ में, 5 महीने में 3 गुना कर दो। अब नीचे कंक्लूजन है, नीचे कंक्लूजन है, सच, पहला कंक्लूजन है, सच एडवर्टाइजमेंट आर ऑलवेज फेक। पहला वाला क्या कह रहा है, सच एडवर्टाइजमेंट आर ऑलवेज फेक, ऐसी एडवर्टाइजमेंट हमेशा फेक होती है। दूसरा कंक्लूजन है, पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, people want their money to go grow, then what is the answer? आराम से सोचिए, आराम से सोचिए, क्योंकि गड़बड़ तो होगी। एडवर्टाइजमेंट क्या आई, ट्रिपल यूर मनी इन अ 5 मंथ, 5 महीने में पैसा डबल, 3 गुना करो। 5 हेरा फेरी देखा आपने, फिर हेरा फेरी, ठीक है, तो वही कंडीशन है, 5 महीने में पैसा ट्रिपल करो। हाँ, ट्रिपल करो, वो कह रहे 5 महीने में ट्रिपल करो। पहला वाला कह रहा है कि यार हाँ, पहला कह रहा है सच एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज फेक, दूसरा वाला कह रहा है पीपल वांट टू ग्रो देयर मनी, व्हाट इज द कंक्लूजन? अब देखो बात क्या है ना, पहला वाला तो लग तो था कि सच एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज फेक, हाँ, फेक लग रहा था, लेकिन उसने एक वर्ड यूज कर लिया, उसने वर्ड क्या यूज किया, ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, परमानेंट, इसकी कोई गारंटी दे सकते हो? नहीं यार, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऑलवेज अगर वर्ड नहीं होता तो दैट टाइम इज द राइट था कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट झूठी होती है, हमेशा झूठी होती है, गलत है, हमेशा झूठी होती, गलत है। लोग लालची कब पड़ते हैं पता है, एक बार पैसा दिया भी जाता है। आपको क्या लग रहा है कि एक बार, वो है ना वो वर्ली मटका, लोगों को क्या लगता है उसमें जीतने वाला, वो पैसे लगाने वाले कभी जीतने नहीं, जो खिला रहा है ना सभी को, खेलने के लिए बुला रहा है, वही जीतता है। वो कैसीनो वगैरह आजकल कहते हैं ना कि आ रहे हैं पैसे लगा रहे हैं, बेटिंग चल रहा है, उसमें अभी जो बेटिंग, मान लो आज के डेट में आप बेटिंग गेम वगैरह देखते हैं, उसमें जो गेम बना रहा है कंपनी, जैसे वो ड्रीम 11, आपको क्या लग रहा है कि लोग ड्रीम 11 पे पैसा लगा के लोग करोड़पति बनते हैं? अरे वो जिसने बनाया वही करोड़पति बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे। वो तो खेलने का स्टाइल है उसका, दिखाने का, लेकिन एक आदमी को तो करोड़पति दिखाएगा वो। आप बात बताइएगा, ये सभी लीगल हो गया आजकल। ड्रीम 11 ये अलग अलग कंपनी है, हीरो हीरोइन ऐड कर रहे हैं, इसमें पैसा लगाओ, क्रिकेट का चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि सच में पैसे, कोई एक आदमी को करोड़पति बनाता है, बाकी को कंगाल कर देता है, बस दिखाता है एक कोई है, हाँ ये करोड़पति। तो ऑलवेज इज नॉट अ वर्ड, फेक हुए बट ऑलवेज लगा नहीं सकते। दूसरा कंक्लूजन क्या था, दूसरा कंक्लूजन था, पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, लोग क्यों जाल में फंसते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है पैसा बढ़ जाए, तो दैट टाइम सेकंड इज ऑलवेज करेक्ट। तो ये टॉपिक सबसे अलग है, पढ़ते समय दोनों का हिसाब रखना है, वर्ड क्या दिया है, कहां पर गलती करेंगे इज द इंपॉर्टेंट। पहले केस में मैंने नथिंग से पकड़ लिया था, नथिंग इज अ नॉट, हाँ नथिंग से नहीं,
इसमें ऑलवेज इज द वर्ड यार। ठीक है, चलो तो ये टॉपिक आएंगे, इसकी ध्यान रखना। डिटेल में एनालिसिस इस वजह से बता रहा हूँ, मैथ्स और इसको पहले पूरा कंप्लीट करता हूँ। इंग्लिश के सर आपको इंग्लिश का थोड़ा बता देंगे, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ खाली, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है हाँ मैथमेटिक्स। हाँ देखो यार एक मिनट, ये पूरा पेपर का ही दिया है। आप अगर पेपर रीजनिंग का पेपर पूरा देखोगे लास्ट ईयर का, तो आपको लगेगा मॉडरेट आया था। मैं पूरा मैथ्स पे आता हूँ, मॉडरेट टू इजी लेवल ही इसका आया था। रीजनिंग का डिफिकल्ट नहीं आता है। तो 30 क्वेश्चन है, 30 में से 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। हमारा बैच का मेन पर्पस क्या है? 30 में से 60 मिलेंगे कि नहीं, मतलब 60 क्वेश्चन है कि नहीं, 60 में से 60 चाहिए, 50 एंड अबव होना ही चाहिए। तो दैट टाइम आपने बैच में इन्वेस्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है।